So हम टॉपिक न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इससे पहले जो चैप्टर था उसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, और ये है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रिंसिपल्स माने हम सिर्फ और सिर्फ उनको बाहर से सोच रहे थे कि एक डोमिनेंट जीन होता है, एक रिसेसिव जीन होता है। अब हम उनको कैसे समझेंगे? अब हम उनका मॉलिक्यूलर बेसिस जानेंगे, मतलब कि सेल के अंदर क्या पार्ट है जिसमें ये जीन्स लोकेटेड है। आराधिका है, हमें ये जानना है कि एक्चुअल में वो मॉलिक्यूल कौन सा है जिस मॉलिक्यूल पे हमारा इनहेरिटेंस बेस्ड है। वो मॉलिक्यूल है हमारा डीएनए। मॉलिक्यूल क्या है? डीएनए। डीएनए की वजह से इनहेरिटेंस होती है, राइट? तो इस चैप्टर में हम डीएनए और जीन को पढ़ने वाले इन द फॉर्म इन व्हिच इट इज प्रेजेंट ऑन द डीएनए। डीएनए पे जीन कैसे प्रेजेंट होता है, व्हाट इज जीन, उसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाली बात याद रहेगी। तो लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज अ डीएनए। डीएनए होता क्या है इसकी बात करते हैं। तो डीएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड। डीएनए को क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड किन चीजों से बना होता है? न्यूक्लिक एसिड इज मेड ऑफ शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप। शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट मिला के पार्ट बनाते हैं जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप लगता है तो वो न्यूक्लियोटाइड बनता है। एक बार इसकी हिस्ट्री में वापस जाता है, देखते हैं क्या है। तो एक शुगर होती है जो कि कितने कार्बन की होती है? 5 कार्बन। और ये 5 कार्बन की शुगर को बोलते हैं राइबोस। क्या बोलते हैं? राइबोस के 2' पोजीशन पे ये 1' पोजीशन है, ये 2' है। इसके 2' पोजीशन पे OH ग्रुप होता है। ठीक है, इसका ही एक और शुगर है। शुगर अगेन कार्बन और हाइड्रोजन की बनी होती है और ऑक्सीजन की। एक और इससे रिलेटेड शुगर है और इस शुगर के 2 पे OH नहीं है, तो इसे बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस। इसे क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोस। तो ये राइबोस शुगर थी एंड दिस इज कॉल्ड 2' डीऑक्सीराइबोस शुगर। ठीक है, एक राइबोस शुगर, एक डीऑक्सीराइबोस। दोनों के फर्स्ट पोजीशन पर हम लगा देते हैं नाइट्रोजन बेस। हम लगा देते हैं नाइट्रोजन बेस। तो जब नाइट्रोजन बेस लगाते हैं तो ये बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, तो ये बन गया राइबो न्यूक्लियोसाइड। इसी बोला है। और ये डीऑक्सीराइबो एक राइबो न्यूक्लियोसाइड और एक 2' डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड। तो व्हाट इज द न्यूक्लियोसाइड? न्यूक्लियोसाइड हैज शुगर एंड नाइट्रोजन। शुगर कितने टाइप का हो सकता है? राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम इस पे लगाते हैं फॉस्फेट ग्रुप। क्या लगाते हैं? फॉस्फेट ग्रुप लगाने से हमारा ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड। हाँ, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस है ये। नाइट्रोजन बेस क्या होता है उसको भी देखना। आवाज आ रही है? चलिए वरिष्ठा आपने देखा? Yes sir. Very good last week one.
अच्छा, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम मॉलिक्यूल के पढ़े। मॉलिक्यूल कौन से इनहेरिटेंस कॉज करता है? डीएनए। डीएनए के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा है डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर ऑफ, और न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं शुगर। पॉलीमर माने बहुत सारी यूनिट्स से बना होता है, अभी लिखा, ठीक है। तो ये हमारा था राइबोन्यूक्लियोसाइड और ये था डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड। इनके 1' पोजीशन पे नाइट्रोजन बेस लगा है और 2' पोजीशन पर हमारा इसके अंदर OH है, उसमें नहीं। क्या चाहिए? ये अब हमें इसी बनाना है फॉस्फेट। अच्छा, ये 5 कार्बन होते हैं, एक कार्बन शुगर का बाहर होता है, एक कार्बन शुगर का बाहर। तो कितने कार्बन हो गए? 1', 2', 3', 4', 5'। सिमिलरली 1', 2', 3', 5'। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब 5' पोजीशन पे we have a phosphate group। 5' पे हमारे पास क्या होता है? phosphate। क्योंकि 1 2 3 4 5 जो है ना हमारे नाइट्रोजन बेस में यूज होते हैं 1 2 3 4, तो इनकी रिंग पे 1', 2', 3'। अच्छा, अब हम अगर बात करें, अभी हमने बना दिया इसको न्यूक्लियोटाइड। अभी हमने इसको क्या बना दिया? न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि हमने क्या लगा दिया? फॉस्फेट लगा, हमने लगा दिया फॉस्फेट। तो अब नाउ इट हैज बिकम न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते हुए जाना है और वो बनेगा डीएनए, न्यूक्लिक एसिड। सो लेट अस डू दिस। तुम भी शुरू करोगे। पहले हम डीएनए बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले एक शुगर बनाओ, यहाँ पे कार्बन बनाओ, यहाँ पे फॉस्फेट बनाओ, ठीक है। फिर यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे के साथ जुड़ जाता है फ्रॉम 3' 5' पोजीशन। बनाना शुरू करें। नाइट्रोजनस बेस हो सकते हैं एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थाइमिन, एक्सेट्रा। ये नाइट्रोजन बेस। दूसरा, अच्छा यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर का नाम है ये। हाँ, इनका स्ट्रक्चर नहीं बना ना, इनके बस लेटर लिखो। तुम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? इसका यहाँ पे 5' डाला है, राइट? अच्छा, फिर यहाँ पे इसका 3' है, फिर खत्म। दूसरी साइड डीएनए फिर से बनाएंगे, पर इस बार ये उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा। उल्टा कैसे होता है? एडेनाइन बाइंड करता है विद थायमिन। एडेनाइन किससे बाइंड करता है? थायमिन। और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से? 2 हाइड्रोजन। ऐसे थायमिन इधर लगा है, तो एक्चुअल में थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका इन्वर्टेड होता है। ये 1' होगी, 2', 3'।
बनाना है। ये कर क्यों है वैसे? कर क्यों है? जी के ऑपोजिट क्या होता है? सी। क्योंकि डीएनए का स्ट्रक्चर से ही हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे आगे। सर हाँ सर, ए से हमेशा टी लिंक्ड होगा और जी से हमेशा सी। हाँ यस। तो डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड्स हैं। एक दोनों स्ट्रैंड्स न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर्स हैं, राइट? स्ट्रैंड्स आर पॉलीमर्स। पॉलीमर्स माने मेड अप ऑफ मेनी यूनिट्स। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स से बने हैं और न्यूक्लियोटाइड में हमने देखा कि क्या क्या है उसके अंदर, राइट? तो यहाँ पर अगर A होता है फिर T होगा, यहाँ पे अगर G होगा तो यहाँ पे C, यहाँ पे C होगा तो यहाँ पे G, ये यहाँ पे फिर T है, सपोज T है, सपोज तो A G C G C G C, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री चलते हैं। कैसे चलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। ऑलवेज one strand का adenine makes 2 hydrogen bond with T. A makes 2 hydrogen bond with T. G makes 3 hydrogen bond with C. अगर हम डीएनए को देखें, न्यूक्लियोटाइड को देखें, तो इसका यहाँ पे 5' एंड आता है, तो इसका यहाँ पे 3' एंड इसके ऑपोजिट आता है। अगर यहाँ पे 3' एंड है तो इसके ऑपोजिट यहाँ पे 5' एंड आता है। एक चेन की पोलैरिटी हम 5' to 3' लेते हैं, तो दूसरा चेन 3' to 5'। मतलब तुम अगर 3 न्यूक्लियोटाइड को देख रहे हो, एक न्यूक्लियोटाइड 2 3, राइट? और इस साइड पे भी 1 2 2 3 2 ऊपर, ठीक है? तो 1 2 3 बनाए हैं, है ना? तो अगर तुम ध्यान दो, इसका यहाँ पे एंड कौन सा हो रहा है? 5'। इसके यहाँ पे कौन सा एंड आ रहा है? 3'। तो मतलब काउंट कहाँ से करना है? एक दूसरे को- CH2 है। हाँ, जहाँ से CH2 है वहाँ से काउंट करना है। पोजीशनिंग हाँ। नाइट्रोजन बेस से। तो जैसे ये 1 थी, 1 2 3 4, 1' 2' 3' 4', ठीक है? ऐसे ही 1' 2' 3'। तो उस पे 3 कैसे आ गया मतलब यहाँ पे ऊपर? 1' 2' और बाकी में फिर से हाँ बोलो। कहाँ पे कुछ नहीं। हमेशा जो नाइट्रोजन बेस से लगा है वो 1' है, उसके बाद चेन को चलाना है कार्बन से, दूसरा और इसमें कैसे? हाँ यहाँ से चला नाइट्रोजन से 1'। मतलब कोई भी 5 हो सकता है बट उसके अपोजिट 3 कोई भी नहीं, हाँ कोई भी नहीं हो सकता। मतलब ये वाला 5' होता है, जो CH2 वाला। तो हम देख रहे हैं अगर एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे 5' पे एंड हो रहा है, एक एंड, दूसरा साइड वो किस पे एंड हो रहा होता है? 3'। तो इनकी पोलैरिटी एंटी पैरेलल होती है। यस सर। हाँ बोले। सर लास्ट डेट देखना है।
लास्ट यस सर। क्या कह रहे हो? लास्ट पेज, लास्ट पेज, यस सर। सर इसमें जो 3 डैश में OH लगा हुआ है वो OH कहाँ जाएगा? वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ एस्टर बनाएगा। अभी दिखा ये इनके बीच में लिंकेज कैसे हुई ये नोट कर लिया सबने? चलिए नोट कर लो। इनके बीच में H बॉन्ड लगता है। H बॉन्ड हाइड्रोजन। चलिए तो अब लिंकेज की बात कर रहे थे तो हमने ये देखा यहाँ पे अगर एडेनाइन है, ठीक है, ये होगी 1 डैश पोजीशन, ये होगी 2 डैश, ये था 3 डैश। कौन सा पूछ रहे थे तुम? 3 डैश वाला होगा या 4 डैश? 3 डैश वाला ना? 3 डैश, यस सर। 4 डैश, ठीक है। 5 डैश पे हमारा क्या लगेगा? फॉस्फेट। ये न्यूक्लियोटाइड है, एक और न्यूक्लियोटाइड अगर मैं बनाऊं और यहाँ पे OH था, ठीक है, तो एक और न्यूक्लियोटाइड मैं बनाऊंगा। PO4 में कहाँ है? हाँ PO4 था, तो OH कैसे बना? वही होगा। अभी हम अगर इंडिविजुअल होता है तो उसमें OH होता है, अगर वो दूसरे साइड H में तो PO। हाँ एक्चुअली फॉस्फोरिक एसिड किधर आता है? OH, यहाँ से H2 निकलता है जब ये दोनों जुड़ते हैं, तो ये फॉस्फोरिक एसिड ये एस्टर बन जाता है। एस्टर इज अ कंपाउंड, तो एक्चुअल में जो लिंकेज है इट इज एन एस्टर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। एक ऊपर की साइड, ऊपर की साइड 3 डैश, नीचे की साइड। इस लिंकेज को बोलते हैं रिमूवल ऑफ H2 से। इस लिंकेज को बोलते हैं फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज। 3 डैश 5 डैश फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज, also known as backbone of DNA, also known as backbone of DNA। बनाए से बैकबोन ऑफ DNA। बैकबोन ऑफ DNA से इसलिए बोलते हैं कि पूरा DNA का जो स्ट्रक्चर है किस पे खड़ा हुआ है? इन्हीं बॉन्ड्स। ये जो पूरे बॉन्ड दिख रहे हैं स्ट्रैंड, ये बैकबोन ऑफ DNA, ठीक है। हाँ बोलो सर ये OH कैसे बना, कहाँ से आए PO के साथ? ये PO के साथ फॉस्फेट ग्रुप देखो, जैसे कार्बोक्सिलेट होता है, कार्बोक्सिलेट आयन होता है COO-, वैसे फॉस्फेट आयन होता है PO4, है ना। तो इसी तरीके से कार्बोक्सिलेट और कार्बोक्सिलिक एसिड सिनोनिमस है, वैसे फॉस्फेट और हाइड्रोजन फॉस्फेट ये भी सिनोनिमस है। मतलब पॉइंट ऑफ दिस बॉडी में H+ तो होता ही है ना, तो आयन की फॉर्म में रहे या वो एसिड की फॉर्म में रहे, आफ्टर ऑल दे आर न्यूक्लिक एसिड्स। क्योंकि H+ होता है दैट देखेंगे देगा। नहीं समझ आया? नहीं सर। क्लियर हो? कि
हमारी बॉडी में CO, हम बहुत बार CO माइनस बोलते हैं तो उसे कार्बोक्सिलेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। तो कार्बोक्सिलेट इज जस्ट एन आयन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका एक आयन है, ये इन दोनों फॉर्म में रहता है सिमिलरली इक्विलिब्रियम की वजह से। वैसे फॉस्फेट भी हमारा हाइड्रोजन फॉस्फेट के फॉर्म में भी रह सकता है। बॉडी में H+ तो लूज गेन होते रहते हैं, बॉडी में बहुत H+ है पानी में जैसे। अब समझ आया? पेज पे आपने जो येलो कलर से OH लिखा था वो इस वजह से। हाँ मैंने इसलिए दिखाया है कि वो एक्चुअली बॉन्ड फॉर्मेशन में H2 निकलता है, ठीक है? तो ये HPO4 से निकल रहा है ना? हाँ, अगर हो या ना हो तो है तो एसिड ही ना, कार्बोक्सिलेट भी बिहेव करता है एसिडिटी, तो ऐसा कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, बस उसके अंदर लिंकेज बन जाती है, वो मैं दिखाता हूँ कैसे है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद हमें पढ़ना है DNA के बारे में। और तो अगर हम जानते हैं सेल के अंदर न्यूक्लियस, ये होता है यूकैरियोटिक सेल। क्या होता है? यूकैरियोटिक, जिसके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप होता है। कैरियोटिक सेल हैज न्यूक्लियर एनवेलप एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सब होता है। ऑन द अदर हैंड, बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोट, और प्रोकैरियोट डज नॉट हैव अ न्यूक्लियर। तो दोनों के अंदर हमारा DNA तो पाया जाता है, ठीक है? DNA हमारा इसमें भी पाया जाता है और DNA हमारा इसमें भी पाया जाता है। हाँ, न्यूक्लियस के अंदर DNA होता है, तभी तो हम जिंदा हैं। हमारे न्यूक्लियस में DNA होगा नहीं, न्यूक्लियस में ये फिर भी DNA होगा। हाँ, जेनेटिक मटेरियल। ये तो बैक्टीरिया अपने बच्चों को कैसे बताएगा कैसा बनना है? सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारा जेनेटिक मटेरियल तो होता है, ठीक है? अब जेनेटिक मटेरियल दोनों के पास है, तो दोनों के पास क्रोमैटिन फॉर्म होगी। क्रोमैटिन वाज द थ्रेड लाइक फॉर्म ऑफ DNA। क्रोमैटिन क्या होती है? थ्रेड लाइक फॉर्म ऑफ DNA। और व्हाट इज क्रोमोसोम? रॉड लाइक फॉर्म ऑफ DNA। तो थ्रेड लाइक फॉर्म ऑफ DNA is chromatin, or chromosome is rod-like form of DNA. प्रोकैरियोटिक के पास न्यूक्लियस है? हाँ, rod-like, नसीब बात, rod-like form of DNA. प्रोकैरियोट कौन होते हैं? जिनके पास नहीं होता। एग्जाम्पल? बैक्टीरिया, सिर्फ बैक्टीरिया प्रोकैरियोट, बाकी सारे यूकैरियोट्स। नहीं, तो बैक्टीरिया नहीं होता। नहीं, प्रोटिस्टा, ठीक है? अच्छा, एग्जाम्पल ऑल अदर्स किंगडम जो होते हैं वो सारे यूकैरियोट, ठीक है? तो क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में वही फर्क है। क्रोमैटिन एक मांझा है और क्रोमोसोम एक चरखड़ी है, राइट? क्रोमैटिन at the time of cell division gets condensed into chromosomes, ठीक है? condensed हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है? condensed material during cell division। तो अब हमें जानना है कि how is DNA packed inside the cell। DNA को क्रोमैटिन को पैक कैसे करते हैं? पैकिंग ऑफ DNA। अच्छा, तो DNA क्रोमैटिन की फॉर्म में तो होता है, ये बात हम जानते हैं। DNA के स्ट्रक्चर में देयर इज कंटीन्यूअस कर्व्स होते हैं। क्या होते हैं? कर्व्स, माने ये घूम रहा होता है,
जैसे कर्व कॉइल होता है, कॉइल, ठीक है, डीएनए का लाइक दिस। डीएनए हमारा घूमता है ना, और कॉइल होता है, घूम रहा है। तो डीएनए जो है वो क्या होता है, कॉइल, और हर एक पॉइंट पे वो टर्न लेता है। कितना टर्न लेता है? ये बात तुम्हें समझ आएगी होगी। मैं ये कह रहा हूँ डीएनए हर एक पॉइंट पे घूम रहा है। दो कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर्स, एडेनाइन गुआनाइन, जो कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर्स हैं, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है ये होता है 0.34 नैनोमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर? डीएनए की दो बेस पेयर्स के बीच का डिफरेंस कितना है? 0.34 नैनोमीटर। देखो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बेस is 0.34 into 10 raised to the minus 9. ठीक है? ठीक है, टोटल 10 बेस पेयर मिला के, अगर सपोज हम 10 बेस पेयर्स का जो डिस्टेंस होता है उसको हम पिच ऑफ डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिच। 10 बेस पेयर को पिच बोलते हैं। तो एक पिच कितने नैनोमीटर होगी? 3.4 नैनोमीटर। पिच माने 10 बेस पेयर्स को मिलाकर एक रीजन को पिच बोलते हैं डीएनए। ठीक है, तो 10 बेस पेयर माने 3.4 नैनोमीटर की पिच होगी। ठीक है, अच्छा अब अगर हम बात करें टोटल बेस पेयर्स इन द डीएनए, टोटल बेस पेयर्स इन डीएनए कितने? अगर ह्यूमन डीएनए की बात करें तो उसके अंदर टोटल बेस पेयर्स है एक स्टैंड में 6.6 into 10 to the power 9 base pairs. 6.6 into 10 to the power 9 base pairs. So what is the total length of DNA? कैसे निकालोगे? Total length of a human DNA. क्या लगता है? एक बेस पेयर के बीच में 0.34 नैनोमीटर का डिफरेंस है। टोटल लेंथ विल बी इक्वल टू टोटल बेस पेयर्स 6.6 into 10 to the power 9 multiplied by distance between one base pair is 0.34 into 10 to the power minus 9 multiply करोगे it will come out to be 2.2 मीटर। तो हमारे एक सेल में जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो डीएनए अगर हम उसको खोले तो वो इतना लंबा है 2.2 मीटर एक सेल में। सारे डीएनए मिला दो इंडिया की लेंथ में
एक सेल में 2.2 मीटर लंबा डीएनए कैसे रहता है? लपेट कर और लपेट जाते हैं कि फॉर्म तो भी वो अपने ऊपर ही टैग हो, लपेटना पड़ेगा ना। और क्रोमैटिन भी होगा तो भी लपेटना पड़ेगा। हाँ यार, मतलब तुम ये कह रहे हो कि क्रोमोसोम होता तो चलो मान लेते हैं, पर जब वो क्रोमैटिन होता है तब तो लंबा होना चाहिए क्रोमोसोम से, तो तब भी उसको किसी चीज से रैप करना पड़ेगा क्रोमैटिन को। क्रोमैटिन इज आल्सो रैप। हाँ सर लास्ट पेज को थोड़ा शॉर्ट करके दिखाना, पूरी विजिबल ही हो। यस। अच्छा, अगर हम बात करें ये क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन भी बहुत लंबा हो जाएगा और वो तो हमने बोला कि वो क्रोमोसोम पे लिपटा भी नहीं हुआ, तो ये किस पे लपेट देते हैं हम? इन द फॉर्म ऑफ हम इसे बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। माने एक प्रोटीन है जिसे हम बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। उस हिस्टोन ऑक्टामर की फॉर्म में हम इसको लपेट ये क्रोमैटिन हिस्टोन ऑक्टामर प्रोटीन के ऊपर बार बार रैप, और एक नहीं बहुत सारे हिस्टोन ऑक्टामर होते हैं। फिर वो क्रोमोसोम की शक्ल लेते हैं? नहीं, ये तो क्रोमैटिन की फॉर्म में होता है, मतलब क्रोमोसोम की शेप तो बाद में लेते हैं ना, है ना। पर एक क्रोमैटिन को अगर हम डीएनए को माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तो ऐसा दिखता है। उसके बाद बार बार कुछ बीड्स आती है, बीड्स के ऊपर एक स्ट्रिंग लपेटी हुई है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं क्रोमैटिन का बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। मोतियों की माला लगता है, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। जब हम क्रोमैटिन को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है, देखते हैं, देखिए बनाइए जल्दी से बनाओ। तो ये जो आपने सर्कल बनाया मतलब ये प्रोटीन है, इसके ऊपर हमारा डीएनए लिखा है, और जब क्रोमोसोम बनता है तो और ज्यादा रैप हो जाता है, मतलब वो भी प्रोटीन के ऊपर रैप होता है। हाँ वो भी प्रोटीन से। सर हाँ बोलिए। सर क्रोमोसोम भी हिस्टोन प्रोटीन पे लिपटा होता है? नहीं, वो अलग, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम, ये क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर। Histone octamer is positively charged. इसका चार्ज होता है पॉजिटिव ड्यू टू because it is rich in positive charge, because it's rich in lysine and arginine, जो कि बेसिक अमीनो एसिड है। Which are basic amino acids. जो बेसिक चीजें होती हैं वो पॉजिटिव होती है। तो हिस्टोन ऑक्टामर क्यों पॉजिटिव होता है? क्योंकि उसके ऊपर लाइसिन और आर्जिनिन होता है, और डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज क्योंकि वो एसिड होता है। यूजुअली एसिडिक चीजें नेगेटिव होती है और बेसिक चीजें पॉजिटिव चार्ज देती है। तो DNA being acid and histone being base, तो वो दोनों एक दूसरे पे रैप, एक नेगेटिव histone octamer are positively charged because it's rich in lysine and arginine.
amino acids which are basic. Lysine and arginine which are basic. तो कुछ ऐसा दिखता है अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें क्रोमैटिन ये क्रोमैटिन का डायग्राम है अगर माइक्रोस्कोप से क्रोमैटिन कुछ ऐसा है अभी ये साफ नहीं आ रहा बट में बीड्स दिख रही है स्ट्रिंग में वो इंस्टॉल है हाँ तो यू कैन सी यहाँ पर इतना साफ तो नहीं आ रहा है बट हमें दिख रहा है कि बीच बीच में बीड्स हैं दिख रही है ये बीड्स हैं और बीड्स के ऊपर एक स्ट्रिंग है तो माइक्रोस्कोप में बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग ये दिखाई देता है नेक्स्ट तो even last page में अच्छा नेक्स्ट पैकेजिंग in the form of DNA. Packaging on chromosome require additional proteins. Packaging on chromosome में कुछ additional proteins की requirement होती है. And this additional protein is called NHC, non-histone chromosomal protein. non-histone chromosomal protein. कुछ प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग अगर हमें रॉड शेप में बनना है तो हमें और प्रोटीन्स की जरूरत होती है जिस पे वो रैप होते हैं और सच प्रोटीन्स आर कॉल्ड NHC. हाँ हिस्टोन तो होते हैं क्योंकि क्रोमैटिन पे थे पर वो जब क्रोमोसोम पे रैप होता है तो और भी प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी ग्लाइकोजन होना है हाँ ठीक है याद रहेगा. इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे.